उपचुनाव का सबक पंचायत में लागू। कांग्रेस ने ढूंढी असंतुष्टों को मनाने की तरकीब। इस फार्मूले से पार्टी होगी मजबूत। पंचायत चुनाव के लिए नई टीम। हाल ही में हुए उपचुनाव से कांग्रेस ने बड़ा सबक लिया है, जिसे पंचायत चुनाव में इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता, लेकिन विचार की लड़ाई तो होती ही है। इसलिए यहां कांग्रेस अपने नेताओं को साधने के लिए तैयार है। पार्टी ने इसके लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है, जो पंचायत चुनाव में सभी जिलाध्यक्षों और विधायकों के बीच तालमेल का काम करेगी। समन्वय समिति उम्मीदवारों को साधने का भी काम करेगी, ताकि कई दावेदारों को मनाया जा सके, दूसरे पाले में जाने से रोका जा सके। वो मार्गदर्शक पुस्तिका एक हम बनाएं, ताकि हम मध्य प्रदेश में अपने जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक अध्यक्षों को दे दें, ताकि उस पैटर्न पे वो चुनाव लड़ा के अधिकतम विजय प्राप्त करें। डैमेज कंट्रोल कैसे हो, क्योंकि इसमें एक पंचायत में 5-5 लोग खड़े हो जाते हैं। एक जिला पंचायत के क्षेत्र में 5-5, 6-6 लोग लड़ते हैं। तो डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति, एक जिला पंचायत क्षेत्र में एक ही व्यक्ति लड़े, और किन मुद्दों पे हमें चुनाव लड़ना है, वो मुद्दे इस कमेटी में तय होंगे। वैसे कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी की तरफ से चुटकी ली गई है। मंत्री विश्वास सारंग मानते हैं कि कांग्रेस में ना तो नेता है और ना ही नीति, फिर समन्वय कैसा? देखिए, सबसे पहले समन्वय नेता यदि कांग्रेस के आपस में बना लेंगे तो काम चलेगा। दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को नीचा दिखाना चाहते हैं, कमलनाथ जी पचौरी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, सब मिलकर अजय सिंह को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो जब नेता में ही समन्वय नहीं है तो कार्यकर्ताओं में क्या समन्वय होगा? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भले पंचायत में नतीजा जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश उसके सीखने के व्यवहार को उजागर करती है, और जब कोई सीखता है तो नतीजे भी बदल जाते हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में अगर पंचायत स्तर पर समन्वय समिति गठित हुई है तो इसके मायने बड़े हैं। चुनाव में कांग्रेस में पाला बदलकर बीजेपी में जाने का ट्रेंड सा हो गया है। अगर ऐसे असंतुष्टों पर कांग्रेस गंभीर है तो फिर वो जमीन की ओर लौट रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पंचायत में कांग्रेस की नई टीम। तो कांग्रेस सीख रही है। कांग्रेस निरंतर ये अपनी पुरानी चुनौतियों से उभरने की कोशिश करते हुए अपनी नई ज़मीन को तलाशने के साथ ये भी समझ रही है कि कहाँ चूक होती है और उस चूक को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। समन्वय समिति एक ऐसी कोशिश नज़र आती है पंचायत चुनावों को लेकर, जो सिंबल्स पर नहीं होते, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि जब नतीजे आते हैं तो फिर दावे दो ही दल हैं मध्य प्रदेश में, और ये दोनों दलों के दावे बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं कि हमारा बहुमत रहा है, हमारे इतने ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं, इतने जनपद सदस्य हैं और इतने पंच सरपंच हैं। इस तरह के क्लेम्स आते हैं। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए पंचायत प्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जीतने के बाद कहीं उनका मन भी डामाडोल ना हो, जैसा उनके एक बड़े धड़े का डामाडोल हुआ और बाद में भी कई कांग्रेस के नेताओं और विधायकों का मन बदला और वो अब बीजेपी का हिस्सा है। तो कोशिश अच्छी है, लेकिन थ्योरेटिकल से ज़्यादा अगर ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर उतरेगी, और उतरने का एक ही तरीका है कि आपके नेता कार्यकर्ताओं की मदद से ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, कहीं ना कहीं उनके मन के उस कोने को छूने की कोशिश करें जहां से एक परंपरा से एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उभर कर आगे बढ़ता है। क्योंकि कोई और चीज़ प्रलोभन में मददगार नहीं होती या मान अपमान में मददगार नहीं होती, जितनी एक भावना का तत्व जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम युद्ध के समय देखते हैं कि एक सैनिक हो या सैन्य अधिकारी हो, वरिष्ठ हो या जूनियर लेवल का हो, उससे यही कहा जाता है कि तुम भले ही नहीं रहोगे जवान, लेकिन ये देश तुम्हें हमेशा याद रखेगा। तो ये भावना ही वो तत्व है जिसमें व्यक्ति जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है, और अपने संगठन समर्पित किसी व्यक्तित्व, उसके लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? वक्त बताएगा। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश जी, बहुत स्वागत करता हूं। और उनके व्यक्तित्व की एक विशिष्टता ये भी है कि जितने अच्छे वो पत्रकार हैं उतने ही अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता भी हैं। तो दोनों विषयों पर उनसे बात कभी करते रहेंगे। बड़ा आनंद होगा
कि आप एक तरफ ये पूछेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के ताकतवर पहलू क्या हैं और फिर पूछेंगे कि किसकी प्लेनेटरी पोजीशंस क्या क्या हैं। तो बड़ा आनंद आएगा, चुनाव के समय हम इस प्रयोग को करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी, जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं और उनकी कहानी की अभी एक पुस्तक आई है जिसको मैं पूरा पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया उनके साथ बैठकर एक कार्यक्रम में दूंगा। और मेरे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉलमनिस्ट हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब उनका कोई ना कोई आलेख किसी अखबार में चमकता झमकता नहीं है। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि राजनीति के अलावा मोहब्बतें और भी हैं। पहली राजनीति, लेकिन उसके अलावा और भी। योगीराज जी, किस तरह देखते हैं आप समन्वय समिति की ये कोशिश? कांग्रेस काम तो करने की कोशिश कर रही है अंदर ही अंदर और चीज़ों को समझ भी रही है, और कमलनाथ जी अब बोलने के बजाय वो अपने संगठनात्मक मामलों में कुछ ज़्यादा मसरूफ़ दिख रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इस पहल को? देखिए शरद जी, कमलनाथ जी यदि मशरूफ़ है संगठनात्मक मामलों में तो ये बहुत लाजमी है और उनका मशरूफ़ रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बीते कुछ आप चुनाव देखें, लगातार मैं देख रहा हूँ कि चुनाव में कांग्रेस को इस बात की चिंता ज़्यादा रहती है क्या पता कौन सा आदमी कब जाके बीजेपी में शामिल हो जाए। तो ये कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है। और यदि मैं और पूर्व में ले चलूँ तो ये सिलसिला शुरू हुआ था चौधरी राकेश सिंह जी की, आपको पता होगा, विधानसभा हम थे, हमारे सामने उन्होंने पाला बदल दिया 2013-14। तो ये तब से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये कैसे थमेगा ये भी कमलनाथ जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी जैसा वरिष्ठ लीडर कांग्रेस के पास दूसरा कोई नहीं है। कमलनाथ जी की बात सब सुनते हैं, उनकी बात में दम है और वो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो ये उनको बहुत आवश्यक तौर पर करना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि एन चुनाव के वक्त पर पाला बदला जाता है। ये बहुत बड़ा मतलब बीजेपी के, कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक होता है कि जब आप बिल्कुल युद्ध में बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हो और मालूम पड़ा कि आपका मुख्य सेनापति आपको छोड़ के चला जाए। तो ये स्थिति कांग्रेस की हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। और पंचायत चुनाव के हिसाब से के लिहाज से ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं एक और वाक़या आपको जिक्र कराना चाहूँगा। विभा पटेल यहाँ पे महापौर की प्रत्याशी थी, तब बीजेपी से योगेश सक्सेना गुड्डू साकेत नगर से उनकी वाइफ जीती थी बीजेपी की टिकट से। लेकिन जब महापौर की बात आई तो वो कांग्रेस के पक्ष में चले गए थे। तो मतलब एक वोट ही कांग्रेस का महापौर बना देता है या एक वोट बीजेपी का महापौर बना देगा। तो ये बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन ये दोनों ही चीज़ के लिए ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप मान लो आप जीत के भी आ गए, आपके पक्ष में बहुत सारे पार्षद हैं, बहुत सारे जिला पंचायत जनपद पंचायत सदस्य हैं, लेकिन वो पाला बदल कर कहीं वहाँ ना चले जाएं पद की चाह में। तो उसके लिए भी ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को यदि कमलनाथ जी समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और चाहे बिफोर इलेक्शन हो या पोस्ट इलेक्शन हो, ये रिएक्शन जो है किसी को टेंशन में डाल देती है और किसी को एक्शन में ला देती है। तो बड़ी दिलचस्प इक्वेशंस होती हैं। योगेश जी, दो उक्तियाँ, कहावतें मुझे याद आती हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये दुरुस्त वाली मुझे ज़्यादा मौजू लगती है। क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिन पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, ये जो चुनाव है ये जमीन का चुनाव है, ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है। तो इसमें अति भावुकता बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कार्यकर्ता, जीवन कार्यकर्ता, जिसको खाटी कार्यकर्ता बोल सकते हैं, जो जमीन की बात करता है, जो अपने मुद्दों की बात करता है और जो अपनी पार्टी को एक मां की मानिंद मानकर उन लोगों का चुनाव है। तो इसमें इस संशय को तो बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए कि जीतने के बाद वो पाला बदल ले या चले जाए। ये बड़े नेताओं की आदत होगी और हो रही है। बड़े नेता इस तरीके के पाला बदली के कार्य करते हैं, लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता रहता है वो लाभ हानि के दृष्टिकोण में नहीं रहता है। वो एक भावुकता लिए रहता है, सच्चाई लिए रहता है, वो अपने सगे भाई से लड़ लेता है। ये सब देखा हुआ भोगा हुआ सच है जो हमारी आंखों के सामने आया। अब प्रश्न ये उठता है शरद जी कि ये कांग्रेस को समन्वय कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज भी कांग्रेस में, और कल भी ये बात रहेगी और वर्षों तक ये बात रहेगी, कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का इतना फैलाव है, इतना कार्यकर्ता है, इतनी मजबूती से वो फैलाव है कि अभी मैं खुद अनुभव कर रहा हूं। 2 दिन से मैंने इस बात को फेस कर रहा हूं, जब से मैं जयपुर दिल्ली से आया हूं। मैंने ये देखा है कि एक एक पंचायत में कांग्रेस की तरफ से 7 उम्मीदवार, 8 उम्मीदवार, जिला पंचायत में 22 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी पार्टी का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, वहां 1 या 2 होंगे। तो अब हमें समन्वय की इसका सकारात्मक पहलू इसलिए आवश्यकता महसूस हुई
इसका सकारात्मक पहलू ये है कि कांग्रेस अपनों से ही हार जाती, भारतीय जनता पार्टी से तो हम हारते ही नहीं है। हम अपना तालमेल नहीं स्थापित कर पाते हैं, हम अपना समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। वो समन्वय ना होने के कारण क्या होता है कि हमारे ही बोर्ड बदल जाते हैं। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता यदि एकजुट होकर, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये अतिरेक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, यदि एक पंचायत में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, जो कि सिंबॉलिक चुनाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण रूप से समर्थन उसको प्राप्त होता है, तो बीजेपी का तो पता भी नहीं चलता। और ऐसे उदाहरण है, ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। और हम जीवटता से समन्वय कमेटी, एक कमलनाथ जी का एक नया, जिसको हम कह सकते हैं कि, इसको मैं नया तो इसलिए नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी जो ऊर्जा इस मामले में रही है, उनका एक चिंतन है, अच्छी बात है। हमारे सारे नेता इस समन्वयवादी दृष्टिकोण के हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट, समर्थक कैंडिडेट कम से कम हो, ताकि कांग्रेस को भरपूर जीत मिले। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ऊर्जा है और चैतन्यता है। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर रहते हैं। मुझे इस बात का बहुत आज वो गौरव है, इस बात का बहुत मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि आज ग्रामीण क्षेत्र का इंटीरियर कार्यकर्ता, चाहे चले जाएं आप कितने भी, जी मैं लौटता हूं, चले जाएं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि कार्यकर्ता को सारी जानकारियां हैं। आजकल सारी पंचायत स्तर पर जानकारी एक कार्यकर्ता कांग्रेस का रखता है। योगेश जी, मुझे ये अच्छा लगा कि आपने बड़ी सधी हुई और नपी तुली बात की और खुद अपनी नब्ज पर, यानी अपनी पार्टी की नब्ज पर हाथ रख के उस मर्ज को भी टटोला आपने, जो आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ठीक बात है, वो चुनौती है बीजेपी से ज़्यादा खुद कांग्रेस। और ये अगर जो एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि खुद में डूब जा पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो तकलीफ़ें अपने भीतर ही हैं, चैलेंजेस अपने भीतर ही हैं, समस्याएं हमारे भीतर ही हैं, व्यक्ति हो, पार्टी हो, संगठन हो, राष्ट्र हो। अगर उसमें आपने एक डुबकी लगा ली और डुबकी लगाकर दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय उसको दूर करने में लग गए, तो सर एक रेवोल्यूशन आता है। बहरहाल पंकज जी की तरफ चलता हूं, जो इन बातों को बखूबी समझते हैं, यहाँ अपने राजनीतिक धर्म का भी बखूबी वो निर्वाह करेंगे, इसलिए इस दार्शनिक चर्चा पर मैं उनकी टिप्पणी अपेक्षित नहीं रखता हूँ। लेकिन पंकज जी, समन्वय समिति कांग्रेस सीखने की कोशिश कर रही है, बीजेपी भी मैं कहूँगा बराबर कि वो भी मोर्चे पर बराबर सीखने की कोशिश कर रही है। 2018 के नतीजे उसके लिए सचेतक हैं कि आपने थोड़ा सा अति आत्मविश्वास दिखाया था और आप नज़दीकी मुकाबले में पीछे चले गए थे। तो सतर्क आप भी हैं, सतर्क आपका प्रतिद्वंदी भी है, मुकाबला पंचायत चुनाव का भी रोचक होगा। जी देखिए शरद जी, पहले तो आज के विषय से यदि बात प्रारंभ करूं तो कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में समन्वय का अभाव है और समन्वय की बजाय वहां कार्यकर्ताओं के मन में भय है कि कब तक बड़े नेता उनकी राजनीतिक फसल लूटते रहेंगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिक लंबे समय से इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के शरद जी बहुत सारे नेताओं के मन में इस बात की आशंका है और जो वो स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त भी करते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी मिलने का अवसर आएगा तो कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता, एक कमलनाथ जी, दूसरे दिग्विजय सिंह जी, उनके परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। और ऐसा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने कहा भी। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात आई तो उन्होंने जिक्र किया कि जयवर्धन सिंह का नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए है, पर अभी समय नहीं आया। यद्यपि ये कांग्रेस का विषय है कि वो जयवर्धन को बनाते हैं या नकुलनाथ को बनाते हैं, किसी और को बनाते हैं, लेकिन जो मूल विषय है वो ये है कि कमलनाथ जी, शरद जी व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है और कांग्रेस का युवा नेतृत्व कार्यकर्ता उनकी कार्यशैली से त्रस्त है। दिग्विजय सिंह जी तो अलग मत है। और इन सब परिस्थितियों में जहां चुनाव गैर दलीय आधार पर होता है, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के, जैसे योगेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे दलीय आधार पर हो या गैर दलीय आधार पर हो, पर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का अभ्यर्थी होता है वो इस बात को समझता है कि दल से ऊपर देश और समाज है। और यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से किसी और व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता हूं तो वो स्वयं वो चुनाव से पीछे हट जाता है, क्योंकि ये त्याग की और बलिदान की जो भावना या देव दुर्लभ जो भाजपा कार्यकर्ता उन्हीं में हो सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर अभिमान है शरद जी, और हम लोग निश्चिंत हैं। कोई समन्वय जैसा विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं, क्योंकि सब चीज समन्वयित है, सामंजस्य के साथ है, संतुलन के साथ है। और इसीलिए हम एक और जहां निश्चिंत होकर पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे कि इन गैर दलीय चुनाव में जिस प्रकार की दलीय भूमिका भारतीय जनता पार्टी की होना चाहिए उसको हम कैसे सक्षम ढंग से निर्वहन कर सकें। और कांग्रेस पार्टी ये प्रयत्न कर रही है कि कैसे भी हो इन चुनाव को रोका जा सके, ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है।
और कांग्रेस पार्टी में शरद जी आपको भी स्मरण होगा कि कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी की सरकार ने जुलाई 2019 में पंचायतों का परिसीमन आरक्षण करा लिया। कोरोना मार्च 2020 में आया, लेकिन वो चुनाव नहीं करा पाए या नहीं कराए, क्योंकि उनके तब मन में तब भी भय था कि हार की आशंका और अब भी भय, जबकि इसमें तो डायरेक्ट नायक भी नहीं कटेगी शरद जी, कोई नहीं बोलेगा। चलिए, चुनाव तो गैरदलीय आधार पर है। जी। तो ये कांग्रेस को सोचना होगा कि किस प्रकार ये भाई भतीजावाद से जिस प्रकार से ग्रस्त और त्रस्त और कांग्रेस का कार्यकर्ता हैरान परेशान है, कांग्रेस विश्लेषण करे, विवेचना करे। जी योगीराज जी, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस पर मैं आपसे थोड़ी और तवज्जो और रोशनी चाहूँगा कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहाँ अब कोई गुट बचा नहीं है, ख़ासतौर से सिंधिया जी के 2020 में पार्टी छोड़ने के बाद। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसी भूमिका में हैं जिसको लेकर खुद कांग्रेस में भी प्रश्न उठाने वाले उठाते हैं। बीजेपी का तो प्रिय विषय है ही दिग्विजय सिंह जी, लेकिन जो कांग्रेस के भीतर है उनका कहना है कि ये बहुत वेल डिफाइंड है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की भूमिका। बाकी कोई ऐसा नेता है नहीं जो कमलनाथ जी को चुनौती दे सके या कमलनाथ जी के लिए कोई चैलेंज खड़ा कर सके, और ये उनकी ताकत भी बन सकता है, और कहीं अगर सकारात्मक संदर्भ में नहीं हुआ तो नकारात्मक भी हो सकता है। बीजेपी में ये बिल्कुल सही बात है कि शिवराज जी के सामने वही स्थिति है जैसी कमलनाथ जी की कांग्रेस में है, लेकिन फिर भी ये मानने वाले मानते हैं कि वहाँ कुछ चुनौतियाँ संगठनात्मक स्तर पर जो 2018 में बनी थी, अब काफ़ी बेहतर स्थिति है। वीडी शर्मा जी और संगठन के तमाम बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में आप कह सकते हैं कि टाइप 2 लीडरशिप जो है, टाइप 3 लीडरशिप जो है, और सीनियर कार्यकर्ताओं की जो एक बिरादरी है बड़ी लंबी चौड़ी, उसके बीच में एक तथाकथित असंतोष है जो बीजेपी के लिए, खासतौर से बीजेपी संगठन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आपने बिल्कुल सही कहा शरद जी। असंतोष वहाँ भी, ऐसा नहीं कि वहाँ मतलब बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर है, बीजेपी का जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है, जिनके कार्य करने की शैली है, वो हमेशा अपनी सेकंड लाइन तैयार करते चलते हैं और लंबे समय तक किसी को बर्दाश्त करते नहीं हैं। शिवराज जी एक उदाहरण है कि 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी काम की भी भूमिका। लेकिन इसके अलावा इतर यदि आप बात करो तो ऐसा कोई नहीं जो लंबे समय तक वो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक उनकी बड़ी अच्छी विशेषता है कि वो नई पीढ़ी तुरंत तैयार कर लेते हैं। कांग्रेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस 3 या 4 चेहरों पर केंद्रित है। और मुझे तो, मैं बार बार एक बार ज़रूर कहता हूं कि मुझे तो अर्जुन सिंह जी वाली कांग्रेस की नज़र आज भी आती है। वही गुट चला आ रहा है, चाहे वो अर्जुन सिंह जी हो, फिर दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, और जो इनके विरोधी खेमे के थे सिंधिया जी, उनको चलता कर दिया गया। इन सबके बावजूद कांग्रेस को जो सबक सीखना चाहिए था, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने सिंधिया जी को किनारे कर दिया, अब कमलनाथ जी अरुण यादव के पीछे पड़े हुए हैं। आपके पास एक बेहतर नया लीडर आपके पास मौजूद है अरुण यादव के रूप में, पिछड़े वर्ग का बड़ा नेता कांग्रेस के पास है। इसके अलावा एक और जो उपचुनाव जो हुए उसमें जो सुलोचना रावत थी, वो भी आदिवासी बड़ी नेता थी और महिला नेता थी। मतलब एक तो आदिवासी नेता मिलना और फिर महिला नेता मिलना, और उसको आप सहेज के नहीं रख पाए। तो ऐसे ऐसे बड़े लीडर आपके पास से चले जा रहे हैं, या वो असंतुष्ट हैं, या उनको आप कहीं ना कहीं से संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो ये कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक विचार करने का विषय है। सत्ता पक्ष में धमा चौकली मचना एक आम बात है, पद के लिए भागदौड़ होना एक आम बात है, पद के लिए दौड़ होना एक आम बात है, लेकिन विपक्ष में का इतना बुरा ये मचा हुआ। विपक्ष में क्यों एक दूसरे पे आप टांग खींचने में लगे हुए? इन मीन 3 आप लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद आप 3 एक कोऑर्डिनेट होकर नहीं रह पाते और एक ऐसी समिति गठित करनी पड़ती है। तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि वो कैसे इस चीज़ से आगे उभरें और बीजेपी जैसे संगठन का मुकाबला करें। योगेश जी, ये एक वाकई बड़ी चुनौती है कि आपके यहाँ अभी भी कमलनाथ जी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन नेताओं को ये भरोसा नहीं है कि क्या वो कमलनाथ जी की गुड बुक में है, खासतौर से कुछ टॉप लीडर्स को। हो सकता है अरुण जी ये सवाल अपने मन में पूछते हों कि मैं क्या करूं कि कमलनाथ जी की गुड बुक में रहूं। अजय सिंह जी ने भी बात कही कि जैसा संवाद का एक सेतु होना चाहिए, ये बात बंसल न्यूज़ से अजय सिंह जी ने भी कही थी और अरुण यादव जी ने भी कही कि संवाद का दायरा हमें बढ़ाना चाहिए। ये जो चीज़ है, इसके लिए भी क्या आपको लगता है किसी समन्वय समिति की जरूरत है? देखिए शरद जी, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी ये आत्म केंद्रित नेता नहीं है। इनको मैंने बहुत समन्वयवादी दृष्टिकोण में देखा है। ये खुद विचारों को सुनते हैं
और मैंने इनकी कार्यशैली से इसलिए प्रभावित हूँ कि ये स्वयं हमें कह देते हैं कि आपको क्या करना है। तो ये एक बड़े नेता का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये डिक्टेटरशिप नहीं होती है अपने आप वो सबको इतना ज्यादा वेटेज करके सबको अपना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, चाहे वो अरुण यादव जी हो, राहुल सिंह जी हो, या हमारे सीनियर नेता हैं, वो तो बहुत सीनियर है, आदरणीय पचौरी जी हो, तो उनका जो दृष्टिकोण होता है वो इस तरीके का नहीं रहता है कि मैंने ये कह दिया तो कह दिया, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अब वो आत्म केंद्रित राजनीति बना दी जाती है कि कमलनाथ जी के अलावा किसी का चलाएगा ही नहीं, तो ये एक विपक्ष का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे आंतरिक उसमें कांग्रेस संगठन में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। समन्वयवादी दृष्टिकोण कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, सभी सीनियर लीडर्स का रहा है। और जहां तक मैं अभी पंचायत चुनाव के संदर्भ में ये बातचीत करना चाहता हूं, तो मुझे बड़े गुमान के साथ इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की ग्रामीण क्षेत्र में लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना लोकप्रिय जनाधार है, सम्मानित तरीके से उसका गांव में मान है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन होता क्या है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आपस में ही कुछ ऐसे गफलत पैदा हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की वस्तु स्थिति में स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को समन्वय की इसलिए आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि वहां समन्वय वाली कोई बात ही नहीं होती। कई पंचायतों में इनको कैंडिडेट नहीं मिल पाते, एक या दो या चार, और आखिरी में धर्म की राजनीति, भ्रम की राजनीति और ले देकर आके जो पूरा कर देता है मामला, वो सरकारी तंत्र पूरा कर देता है। अभी मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने खुद सर्वे कर रहा हूं, कई जगह आपने देखा होगा कि हम मतदाता सूची के कारण परेशान है, उसमें गफलत की गई है। अब वो गफलत करके किसी के नाम किसी पंचायत में जोड़ दिए गए, कोई गांव कहां पर जोड़ा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, और समन्वय का आधार ही यही है कि हम मतदाता सूची को चेक करें, हम कार्यकर्ताओं का संपर्क आपस में स्थापित करें, तो ये हमारे लक्ष्य हैं। जी पंकज जी, एक तो इस पर आपकी क्विक रिएक्शन चाहूंगा, और जो आपके यहाँ भी कुछ चुनौतियां हैं उन पर तो मैं नहीं अपेक्षा रखता कि आप यहाँ खुलकर कोई टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन बेहतर पार्टी और संगठन वो है, जैसा सुंदरलाल पटवा जी कहते थे, दिवंगत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कि भारतीय जनता पार्टी कोई देवताओं की पार्टी नहीं है, हम भी मनुष्यों की पार्टी हैं। कुछ कमजोरियां, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं जिनको, लेकिन हम उनको लगातार बेहतर करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। जी देखिए शरद जी, 2-3 बिंदु है। पहला विषय तो ये कि आपने बात करी टीयर 2, टीयर 3 यानी दूसरे तीसरे लेवल की राजनीति की। तो भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट परंपरा है कि लीडरशिप को ग्रो किया जाता है, डेवलप किया जाता है। कांग्रेस पार्टी में डीलरशिप डेवलप होती है कि डील होती है कि कौन डीलर है उस एरिया का, कौन जिले की डीलरशिप संभालेगा, कौन वहां की डीलरशिप संभालेगा। तो जो लीडरशिप और डीलरशिप का बुनियादी अंतर है, यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भेद को परिभाषित करता है। दूसरा, मैं संगठन की यदि बात करूं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समन्वय के लिए टीका की और टिप्पणी दोनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप यदि देखें तो राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रादेशिक कार्य समिति, 57 संगठन के जिलों की कार्य समिति और 1070 मंडलों में एक साथ कार्य समिति गठित होती है। 57 जिलों में एक साथ कार्य समिति है। कोई अच्छी व्यवस्था? मध्य प्रदेश का संगठन शरद जी कई विषयों में भारतीय जनता पार्टी के आदर्श संगठनों में से एक है, और ये संगठन, मैंने जैसा आपसे आग्रह किया कि ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है, विचारधारा आधारित संगठन है, और जब विचार सशक्त होता है तो फिर इसी प्रकार की स्थिति आती है। मैं फिर स्मरण दिला रहा हूं कि बताइए आप कोई ऐसी व्यवस्था जहां 1070 मंडलों में एक साथ कार्य समिति की बैठक संपन्न होती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विषय पे आप देख लीजिए, कभी भी आपको मतांतर नहीं दिखेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से बात करें, कार्यकर्ता से बात करें, मंत्री से बात करें, सांसद से बात करें, एक विषय, एक मत, एक सोच, और यही भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाता। तो इसलिए हम निश्चिंत हैं। और मध्य प्रदेश में मेरे जानकारी के हिसाब से शायद ही 6वां पंचायत का चुनाव है, और यदि कांग्रेस पार्टी इतनी सारी बातें करे तो इन पिछले चुनाव में स्थिति देख ले क्या रही कांग्रेस पार्टी की। मतदाता सूची जब बनती है, दावे आपत्ति आते हैं, तब कांग्रेस के लोग कहाँ होते हैं? जब आपत्ति का समय तब आपत्ति क्यों नहीं करता? आज कह रहे हैं नाम खोज रहे हैं, जब चुनाव आया तो नाम खोज रहे हैं, जब प्रक्रिया प्रारंभ थी, प्रचलन में थी, तब आप विश्राम कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को शरद जी अभी बहुत श्रम करना पड़ेगा, और वो मन से मानसिकता बदलनी पड़ेगी। वो जो डीलरशिप की मानसिकता है ना, वो कांग्रेस को खाई जा रही है। मुझे एक चीज़ तो ये बहुत अच्छी लगी कि पूरी बहस में कहीं टोका टाकी नहीं हुई। पता नहीं तो एंकर के प्रति भी कोई वितृष्णा का भाव नहीं व्यक्त किया गया।
पता नहीं कई शरद जी आपका भी अनुशासन सख्त है शरद जी, तो इसीलिए आपकी प्रशंसा। मैं ऐसा सोचता हूं कि बिना रोक टोक की बहस देखकर कहीं दर्शक भावुक ना हो जाएं कि आज हमने ऐसी बहस देखी, मैं भावना में डूब गया हूं कि जिसमें कोई राम राज्य युगीन बहस नजर आई है। चलिए आप इसका आपका आभा मंडल है शरद जी, आपका आभा मंडल है। नहीं, ये आप सबका आभा मंडल है और हम तो सिर्फ एक इसको मॉडरेटर के तौर पर मॉडरेशन इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन असली श्रेय आपका है, ये संगत आपकी है। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद योगीराज जी, धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद पंकज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सदन में संग्राम। नमस्कार।